और सबसे छोटा बेटा आसिम। दोनों बड़े बेटे शादीशुदा थे, अपने घरों और खेतों में खुशहाल थे। लेकिन किसान का दिल हमेशा अपने छोटे बेटे आसिम पर आता था। मगर आसिम न काम करता था, न जिम्मेदारी उठाता। गांव वाले उसे निकम्मा और नालायक कहने लगे। इस बार भगवान ने हम पर रहम किया है। फसल बहुत अच्छी हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि फसल बेचकर हमारा उधार भी खत्म हो जाएगा और अच्छी रकम हमें भी बच जाएगी। हाँ, हमारे तीनों बेटों ने बहुत मेहनत की है। अब मुझे लगता है कि आसिम भी मेहनती हो गया है। किशन, राजू और आसिम तीनों ने इस दफा मेरा बहुत साथ दिया है। उन्हीं की बदौलत तो फसल अच्छी हो पाई है। लक्ष्मी और हरिया आपस में बातें कर रहे थे। तभी छोटा बेटा आसिम वहां आ गया। पिताजी, जमींदार साहब घर आए थे और बोल रहे थे कि अपने पिता से कहो, बहुत समय हो गया है उधार लिए। अब फसल बेचकर सबसे पहले मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। हाँ बेटा, मैं और तुम्हारी माँ भी यही बात कर रहे थे कि जमींदार साहब के पैसे दे दो। बहुत समय हो गया है। सुबह ये फसल बेचने के लिए जाना है। इस दफा तुमने भी बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है अब तुम भी अपनी जिम्मेदारी समझना शुरू हो गए हो। इसलिए मैं और तुम सुबह फसल बेचने के लिए जाएंगे। जाओ, तुम अपने भाइयों को बुलाकर लाओ ताकि आज सारी कपास की फसल को काट ले। आसिम अपने दोनों भाइयों को बुलाकर लाता है और सब मिलकर फसल काटकर बोरों में डाल लेते हैं। पिताजी, माँ ने बताया कि आप आसिम को अपने साथ फसल बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ आ जाता हूँ। नहीं किशन, मैं आसिम को लेकर जा रहा हूँ ताकि वह भी देख सके कि दुनियादारी के मामले कैसे होते हैं। आसिम और हरिया दोनों ने बोरियों को बैलगाड़ी पर लादा और उन्हें लेकर मंडी की तरफ चल पड़े। सफर बहुत लंबा था। बाप बेटा बातें करते हुए मंडी पहुंचे, मगर जब वे पहुंचे तो मंडी बंद थी और वहां और भी व्यापारी मौजूद थे। हरिया ने वहां ऊपर मौजूद एक आदमी से पूछा, क्या हुआ? ये सब व्यापारी बाहर क्यों खड़े हैं और मंडी क्यों बंद है? यहाँ आज हड़ताल है और सारे व्यापारी इसलिए यहाँ रुक गए हैं क्योंकि सब दूर दूर से आए हैं। कल मंडी खुल जाएगी, इसलिए ये सब आज की रात यहीं रुकेंगे। इतना ज्यादा सफर बार बार नहीं कर सकते। आसिम और हरिया भी वहां रात बिताने का सोचते हैं। कुछ देर बाद आसिम हरिया से कहता है, पिताजी, आप घर चले जाइए और आराम करें। मैं यहाँ हूँ। आप सुबह वापस आ जाइएगा। मैं फसल की अच्छी तरह देखभाल कर लूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। आसिम की बात मानकर हरिया घर वापस चला जाता है। लक्ष्मी, राजू और किशन को भी मंडी बंद होने की बात बताता है। ऐसे ही रात हो जाती है। कितना समय हो गया मुझे यहाँ बैठे, क्यों ना थोड़ी देर लेट जाऊं। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से उठ जाऊंगा। आसिम ये सोचकर वहां एक झोपड़ी में जाकर लेट गया। शायद ये किस्मत का कोई खेल था। जैसे ही आसिम सोया, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। लक्ष्मी, देखो बाहर कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है। आसिम को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था, कहीं फसल खराब ना हो जाए। मैं अभी मंडी की तरफ जाने लगा हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप अकेले ना जाएं। किशन या राजू में से किसी को साथ ले जाएं। मैं अभी बुला लेती हूँ। हरिया अपने साथ किशन को लेकर जल्दी जल्दी मंडी की तरफ चल दिया। उधर आसिम नींद में खोया हुआ था और कपास की फसल बारिश की वजह से पूरी खराब हो गई। जैसे ही हरिया वहां पहुंचा, यह नजारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारी कपास खराब हो चुकी थी और जमीन पर इधर उधर बिखरी हुई थी। हरिया गुस्से और दुखी दिल के साथ आसिम के पास गया। मैंने पहली बार तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे इसका यह नतीजा दिया। तुम्हारी वजह से हम सब की मेहनत पानी में चली गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी और तुम यहां सो गए। मैंने समझा कि तुम अब अपनी जिम्मेदारी समझते हो, इसलिए मैंने तुम पर भरोसा कर लिया। लेकिन मैं गलत था। गांव वाले सच कहते हैं, तुम कामचोर और आलसी हो। पिताजी, मेरा तो पहले ही दिल नहीं मान रहा था कि आप इसे साथ लेकर आए। देख लें, आपके सामने है। हमारी सारी मेहनत पानी में डूब चुकी है।
और इसकी वजह यह आसिम है। अब हम क्या करेंगे? हरिया की सारी फसल रात को बारिश में बह गई। इसके बेटे आसिम की वजह से जब पता है कि वह कामचोर है तो उसे जिम्मेदारी देना ही गलत था। अपनी गलती की वजह से नुकसान हरिया को हुआ। जब जमींदार को यह बात पता चली तो वह अपने साथ 2 आदमी लेकर हरिया के पास आ गया। हाँ हरिया, वो पैसे याद हैं जो तुमने मुझसे उधार लिए थे? अब समय आ गया है, मेरा कर्ज वापस करो। जमींदार साहब, फसल तो बारिश ने बर्बाद कर दी। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ी मोहलत दे दो। नहीं हरिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। अब मुझे बहाने नहीं चाहिए, कल तक पैसे दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह बात सुनकर बड़े बेटे किशन और राजू अपने अपने घरों में बैठ गए। दोनों ने सोचा कि कहीं कर्ज की तलवार उन पर न चल पड़े। किशन, मेरी बात मानो, हम अलग हो जाते हैं। अब्बा का कर्ज हम पर न पड़े। और फिर हमारे पास है ही क्या? हमारा तो खुद का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। हाँ, बेहतर यही है कि हम दूर रहें, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। यूं दोनों बेटों ने अपने बाप को हालात के रहम व करम पर छोड़ दिया। अब जमींदार भी वहां से जा चुका था। हरिया के दोनों बड़े बेटे भी उसके पास नहीं थे। हरिया अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुका था। उसके पास तो कुछ नहीं था। वह आखिर जमींदार का कर्ज कैसे चुका सकता था? वह आंखों में आंसू लिए दिल में सोचने लगा, ए भगवान, मेरे ही बेटे मुझे छोड़ गए, अब जीने का क्या फायदा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। ये सोचकर हरिया खुदकुशी के इरादे से खेत की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने एक पेड़ पर रस्सी बांधी और खुद को लटकाने ही वाला था कि अचानक उसके बेटे ने उसे देख लिया। साथ ही गांव का एक आदमी भी वहां पहुंच गया। दोनों ने फौरन दौड़कर हरिया को खुदकुशी करने से रोक लिया। बेटा, मैं बहुत थक गया हूं। न बेटे साथ हैं, न इज्जत बाकी रही, न कर्ज चुका सकता हूं। अब तो बस मौत ही मेरा सहारा लगती है। नहीं अब्बा, आप मुझे नालायक कहते थे, लेकिन आज से मैं अपनी गलती सुधारूंगा। अगर आप नहीं रहे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? आपकी जिंदगी ही मेरा हौसला है। आसिम, तू मुझे क्यों रोक रहा है? मेरे सिर पर बहुत कर्ज है, मैं दुनिया का सामना नहीं कर सकता। और कल मैं जमींदार को कर्ज कैसे दूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। जी अब्बा, मैं वादा करता हूँ, अब से मैं दिन रात मेहनत करूंगा, कर्ज भी उतारूंगा, इज्जत भी वापस लाऊंगा, लेकिन आपको खोना नहीं चाहता। हरिया ने आसिम को गले लगा लिया। उसके दिल में सालों बाद सुकून आया कि शायद यही बेटा, जिसे वह नालायक समझता था, असल में उसका सबसे वफादार सहारा है। जब गांव के जमींदार को खबर मिली कि हरिया खुदकुशी करने लगा था तो वह तुरंत आया। हरिया, मैंने सुना कि तुम खुदकुशी करने लगे थे। ऐसा कदम मत उठाना। मैं तुम्हें 6 महीने की और मोहलत देता हूँ। फिर से फसल बो, बेचकर मेरे पैसे वापस कर देना। जमींदार साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आपको 6 महीने में आपके पैसे जरूर दे दूंगा। हरिया और आसिम बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर से खेत में बीज बो दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद हरिया ने देखा कि हर सुबह फसल कम हो जाती है। रातों रात कोई आकर फसल खा जाता था। बेटा आसिम, ये सब क्या हो रहा है? हमारी फसल कोई खा जाता है, तुम ही रात को निगरानी करो। जी पिताजी, फिक्र मत कीजिए, आज रात मैं ही खेत में रुकूंगा और देखूंगा कि यह रहस्य क्या है। आसिम रात को चौकीदारी करने बैठ गया। खाली बैठे बैठे और तो कोई काम नहीं था, इसीलिए वह आसमान पर तारों को गिनने लगा। वक्त गुजरता गया। आखिरकार आधी रात को उसे एक घोड़े के चलने की आवाज सुनाई दी। अब जब वह देखता है तो सामने खूबसूरत सफेद रंग की घोड़ी चौकड़ियां भरती चली आती नजर आती है। आसिम पेड़ की छांव में छिपकर घोड़ी को देखता रहा। अच्छा, तो यही है वो जिसकी वजह से हमारी फसल रोजाना कम होती जा रही है। आज तो मैं इसे पकड़ लूंगा। जब घोड़ी घास खाने में मशगूल हुई तो वह लपक कर उस पर सवार होने लगा। घोड़ी ने आसिम को देखा तो वह भागने लगी, मगर आसिम ने जोर से छलांग लगाई और घोड़ी की पीठ पर सवार हो गया। फिर मजबूती से उसकी रास पकड़ ली।
घोड़ी ने बड़ी उछल कूद की ताकि आसिम को गिरा दे, मगर आसिम भी अपनी धुन का पक्का था। आखिरकार घोड़ी थक गई और आसिम से कहने लगी, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दो और 3 दिन तक किसी सुरक्षित स्थान पर रहने दो और खाने पीने का इंतजाम करो, फिर उसके बाद अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें एक दुर्लभ तोहफा दूंगी। आसिम यह सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब तक किसी ने उसे कोई तोहफा नहीं दिया था। इसलिए आसिम ने घोड़ी को एक सुनसान जगह पर आराम से पहुंचा दिया और रोज उसे दाना पानी देने लगा। जब आसिम वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि घोड़ी ने 3 बच्चे दे दिए हैं। ये तीनों बच्चे बहुत खूबसूरत थे। 2 तो जरा बड़े थे, लेकिन तीसरा बच्चा इतना नन्हा मुन्ना था कि वह बिल्कुल ही खिलौने जैसा लग रहा था। आसिम उस छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। घोड़ी ने आसिम से कहा, बड़े बच्चों को तुम राजा के हाथों बेच देना, मगर इस नन्हे मुन्ने घोड़े को न किसी को देना और न बेचना। ये सारी उम्र तुम्हारी सेवा करता रहेगा और तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। आसिम नन्हे मुन्ने घोड़े को गोद में लेकर बैठा था और घोड़ी की बातें सुन रहा था। अब जब उसने नजर उठाकर घोड़ी का धन्यवाद करना चाहा, तो देखा कि घोड़ी गायब हो चुकी है। आसिम हैरान बैठा रह गया। उसके बाद से आसिम उन तीनों घोड़ों को खिलाता पिलाता और उनकी परवरिश करता रहा। ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। इत्तेफाक से एक दिन जब आसिम सो गया तो राजू उस जगह पहुंच गया जहां ये घोड़े थे। उसने घोड़े देखे तो उसके दिल में लालच आ गया। अरे वाह, कितने खूबसूरत घोड़े हैं। मैं अभी किशन को बुलाकर लाता हूँ और ये घोड़े जल्दी से साथ ले जाते हैं। इन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। वह तुरंत किशन को बुला लाया। कल शहर में मेला लगने वाला है। राजा के अस्तबल के लिए भी लोग घोड़े खरीदने आएंगे। चलो इन घोड़ों को कल वहीं बेच डालें। बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो जल्दी जल्दी इन घोड़ों को यहाँ से ले चलते हैं। नहीं, अभी सही समय नहीं है इन घोड़ों को अपने साथ ले जाने का। हम लोग कल सुबह जल्दी आकर इन घोड़ों को ले जाएंगे। चुनांचे दूसरे दिन सुबह ये दोनों चुपके से गए और दोनों बड़े घोड़ों को लेकर रवाना हो गए। सिर्फ वह नन्हा मुन्ना घोड़ा बाकी रह गया। कुछ देर बाद जब आसिम वहां पहुंचा तो घोड़े न देखकर बहुत परेशान हुआ। इतने में नन्हा मुन्ना घोड़ा आसिम के पास आया और बोला, तुम्हारे भाई इन घोड़ों को ले गए हैं ताकि वे इन्हें बेच डालें। नन्हे घोड़े को बातें करता देखकर आसिम बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, अच्छा, तो तुम्हें बातें करना भी आता है, लेकिन पहले कभी कोई बात नहीं की तुमने। अब तक मुझे कोई बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। खैर, अब बस इंतजार नहीं करना चाहिए। तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हारे भाइयों से वह घोड़े ले सकें। आसिम तुरंत उस घोड़े पर सवार हो गया और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे सामने से अपने दोनों भाई दिखाई देने लगे। आसिम ने झपटकर उन्हें पकड़ लिया। आसिम को देखकर दोनों भाई बातें बनाने लगे। हम लोग तो इन घोड़ों पर सवार होकर सिर्फ मेला देखने जा रहे थे, हमें गलत मत समझना। हाँ, बहुत अच्छा। चलो मैं भी मेले में चलता हूँ। शहर में बड़ी शान से मेला लगा हुआ था। राजा के अस्तबल के हाकिम और खास भी मौजूद थे। जब उन्होंने आसिम के दोनों घोड़ों को देखा तो उनकी खूबसूरती पर वाह वाह करने लगे। अरे ये घोड़े तो देखो कितने प्यारे हैं। मैंने आज तक ऐसे घोड़े नहीं देखे। महाराज को बताना चाहिए, वह जरूर इन घोड़ों को खरीदेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अभी जाता हूं और महाराज को बताता हूं। तुम यहां मेरा इंतजार करना और इन घोड़ों पर नजर रखना, कोई और ना खरीद ले। फिर वह महाराज के पास गया और महाराज को उन घोड़ों के बारे में बताया। महाराज, मेले में 2 खूबसूरत घोड़े बिक्री के लिए आए हैं। अगर अनुमति हो तो वे खरीद लें। वाकई, अगर इतने ही खूबसूरत हैं तो ले आओ। आसिम अपने घोड़ों के साथ महाराज के दरबार में हाजिर हुआ। राजा ने घोड़ों को देखा तो कहने लगा, बेशक ये घोड़े तो बहुत खूबसूरत हैं। मैं इन्हें खास अपनी सवारी के लिए खरीदूंगा। चुनांचे सौदा हो गया। आसिम को राजा ने 2 थैलियां अशरफियों की दे दी और घोड़े खरीद लिए। मगर जब राजा के आदमी घोड़ों को लेकर चलने लगे तो वह घोड़े अपनी जद पर उतर गए और जाने को राजी नहीं हुए। इस पर अस्तबल के हाकिम ने कहा, महाराज, ये घोड़े इस लड़के को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएंगे।
सारी स्थिति देखकर राजा ने आसिम से कहा, क्योंकि ये घोड़े तुम्हें छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते, इसलिए आज से तुम भी हमारे साथ रहोगे। मैं तुम्हें घोड़ों के अस्तबल का काम देता हूँ। आसिम ने अशरफियों की थैलियां अपने भाइयों के हाथ अपने पिता को बेच दी और खुद राजा के साथ रहने लगा। उसके पिता ने जमींदार को कर्ज चुका दिया। राजा के महल में उसके दिन बहुत आराम से गुजरने लगे। उसका नन्हा मुन्ना घोड़ा हर समय उसके साथ रहता था। लेकिन अस्तबल के हाकिम को खास आसिम से जलन होने लगी, इसलिए उसने आसिम के खिलाफ राजा के कान भरने शुरू कर दिए। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, यह आसिम तो बड़ी बड़ी बातें करता है। एक दिन कह रहा था कि अगर मैं चाहूं तो सुनहरी हिरण भी पकड़ कर ला सकता हूं, जिसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं सका। यह सुनकर महाराज बड़े उत्सुक होकर पूछने लगे, क्या सच में वह सुनहरी हिरण जो उस दूर दराज दक्षिणी इलाके में रहती है, आसिम उसे पकड़ सकता है? हाँ महाराज, मैंने खुद सुना है। वह कल मुझे बता रहा था। जाओ, आसिम को अभी हाजिर करो। आसिम हाजिर हुआ तो महाराज ने उससे सुनहरी हिरण लाने की फरमाइश की। आसिम हैरान होकर बोला, सुनहरी हिरण? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला मैं इसे कैसे ला सकता हूँ? आज तक कोई भी इसे पकड़ नहीं सका। इस जवाब से महाराज बहुत नाराज हुए और बोले, अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम आज्ञा नहीं मानोगे। जाओ, 3 दिनों के अंदर हिरण को पकड़कर हमारे सामने पेश करो, वरना तुम्हारी जान की खबर नहीं, तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी। बेचारा आसिम यह सुनकर बहुत परेशान हुआ और अस्तबल वापस लौट आया। नन्हे मुन्ने घोड़े ने आसिम को जो परेशान देखा तो पूछने लगा, मेरे दोस्त, क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? आसिम ने पूरा मामला सुनाया। इस पर घोड़ा बोला, घबराओ मत। महाराज से कहो कि वह तुम्हें एक सोने की बाल्टी और सोने के दाने दे दे और एक रेशमी रस्सी भी दे। हम लोग कल सुबह ही रवाना हो जाएंगे। राजा ने यह सब चीजें मुहैया कर दी और सूरज निकलने से पहले ही आसिम अपने नन्हे मुन्ने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। सूरज अभी अच्छे से आकाश पर उभरा भी नहीं था कि आसिम आधी दुनिया का सफर तय कर चुका था। घोड़े ने कहा, देखो, यही वह दक्षिणी क्षेत्र है जहाँ वह सुनहरी हिरण रहती है। सुनहरे दानों को पेड़ के नीचे डाल दो और खुद एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़े हो जाओ। थोड़ी ही देर बीती थी कि वह सुनहरी हिरण आ गई और दाना खाने लगी। आसिम ने रेशमी रस्सी का फंदा बनाकर बड़ी जोर से हिरण के सिर पर फेंका। फंदा ठीक हिरण की गर्दन में बैठ गया। आसिम ने तेजी से रस्सी खींचना शुरू किया। फंदा हिरण की गर्दन में कस गया। हिरण को पकड़कर आसिम अपने घोड़े पर सवार हो गया और वापस लौट आया। राजा ने जब सुनहरी हिरण को देखा तो वह बहुत खुश हुआ, मगर अस्तबल का हाकिम खास और अधिक जल गया। आखिर यह आसिम इतनी जल्दी उस हिरण को कैसे पकड़ कर ला सकता है? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। फिर उसने एक दिन महाराज से कहा, हुजूर, यह आसिम तो बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। कल कह रहा था कि अगर मैं चाहूं तो उस खूबसूरत राजकुमारी को भी उठा लाऊं जो उस दूर दराज उत्तरी इलाके में रहती है। राजा बड़े उत्साह से बोला, अरे, क्या वही खूबसूरत राजकुमारी जो समुंदर के किनारे नौकाओं में घूमती रहती है? महाराज, वही, उसी की बात कर रहा था आसिम। जाओ, आसिम को अभी बुलाओ। जब आसिम आ गया तो महाराज ने उसे आज्ञा दी कि वह उस राजकुमारी को लेकर आए। महाराज, मैं तो जानता भी नहीं कि राजकुमारी कहाँ रहती है, तो आखिर मैं उसे कैसे ला सकता हूँ? यह सुनकर महाराज को फिर गुस्सा आ गया और वे बोले, इसका यह मतलब हुआ कि तुम यह परेशानी सहन नहीं करोगे। जाओ, 6 दिनों में राजकुमारी को हमारे सामने लाओ, वरना तुम्हारी जान की सुरक्षा नहीं होगी। आसिम फिर परेशान हाल अस्तबल वापस लौट आया। आसिम ने सारी बातें घोड़े को बता दी। यह सब सुनकर घोड़ा बोला, फौरन एक रेशमी तंबू हासिल करो और सोने चांदी के बर्तन और सबसे बेहतरीन खाना सब साथ ले लो। हम लोग सुबह जल्दी रवाना हो जाएंगे। आसिम ने फौरन इन सारी चीजों का बंदोबस्त किया और दूसरे दिन सुबह अपने घोड़े पर रवाना हो गया। घोड़ा सर पर दौड़ता चला जा रहा था। मीलों का फासला सेकंडों में तय हो रहा था। आखिरकार वे समुंदर के किनारे पहुंच गए जहां दुनिया खत्म होती है। घोड़ा यहां रुक गया। आसिम घोड़े से नीचे उतरा। घोड़े ने कहा, अब यहाँ पर तुम अपना तंबू स्थापित करो और वह सोने चांदी के बर्तन इसमें सजा कर रख दो।
फिर उन बर्तनों में वह सब स्वादिष्ट खाना रख दो। आसिम ने जब यह सब काम कर लिया तो घोड़ा बोला, अब तुम छिप जाओ और देखते रहो। जब राजकुमारी आ जाए और तंबू में प्रवेश करके खाने में व्यस्त हो जाए तो जाकर उसे पकड़ लेना और मुझे आवाज दे देना। चुनांचे आसिम इंतजार करने लगा और तंबू की आड़ से समुंदर की ओर देखता रहा। थोड़ी ही देर बाद एक नाव नजर आई। नाव किनारे आकर रुक गई और राजकुमारी नाव से उतरकर दौड़ती हुई तंबू की ओर लपकी। राजकुमारी को देखकर आसिम उसके हुस्न से मुरीद हो गया। राजकुमारी तंबू में जाकर खाने में मशगूल थी कि ठीक उसी समय आसिम ने जाकर उसे पकड़ लिया और घोड़े को पुकारने लगा, आ जाओ मेरे नन्हे घोड़े, आ जाओ। राजकुमारी भी चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? इतने में राजकुमारी ने गर्दन घुमाकर जब आसिम का चेहरा देखा तो वो किसी हद तक संतुष्ट हुई और कहने लगी, तुम कौन हो और मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो बस एक बेवकूफ हूँ जिसे लोग आसिम कहते हैं। मैं तुम्हें महाराज के पास ले जाने के लिए आया हूँ। आखिरकार आसिम राजकुमारी को लेकर शाही महल पहुंच गया। राजा राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन राजा ने उसे शादी के लिए कहा, लेकिन राजकुमारी तैयार नहीं हुई। अगले दिन राजकुमारी ने आसिम से कहा, आसिम, मैं इस महाराज से शादी हरगिज नहीं करूंगी। आसिम ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ मत राजकुमारी, मैं अभी अपने नन्हे मुन्ने घोड़े से पूछता हूँ, वह जरूर कोई न कोई उपाय निकाल लेगा। राजकुमारी और आसिम घोड़े के पास पहुंचे और सारी बातें घोड़े को सुनाई। घोड़ा बहुत गंभीरता से सारी बातें सुनता रहा और फिर बोला, इस बार तुमने बहुत कठिन समस्या मेरे सामने रख दी है। मैं तुम्हें जो सलाह देता हूँ उसे ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो। इसके बाद घोड़े ने छुपके से इन दोनों को कुछ कहा। अगले दिन राजकुमारी राजा के सामने हाजिर हुई और बोली, आपने कहा था कि आपका दिल जवान है, इसलिए अगर आप भी जवान हो जाएं, जितना कि आपका दिल है, तो फिर मैं आपसे शादी कर लूंगी। यह सुनकर राजा कहने लगा, भला इंसान दोबारा जवान कैसे हो सकता है? हुजूर, एक तरीका है। अगर इंसान बकरी के दूध में 1 मिनट के लिए डुबकी लगा ले तो फिर वह उतना ही जवान हो सकता है जितना कि उसका दिल है। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हमारे देश में तो यह सामान्य नियम है। अब आप खुद ही देख लीजिएगा कि आपका दिल वास्तव में उतना जवान है जितना कि आप कहते हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि एक बड़ी सी दीग में बकरी का दूध भरकर पेश किया जाए। सेवक दौड़कर गए और थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी दीग बकरी के दूध से भरी हुई ले आए। सभी दरबार में उपस्थित लोग हैरानी से यह तमाशा देख रहे थे। राजा ने दूध में गोता लगाया। राजा का सारा शरीर दूध के अंदर डूब गया। सभी लोग 1 मिनट के अंतराल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 1 मिनट 1 घंटे जैसा लगने लगा। आखिर समय पूरा हुआ। लोग बड़ी तीव्रता से उसे देख रहे थे। दीग से बाहर निकलकर राजा बड़े गर्व से राजकुमारी की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। दरबार में जो लोग यह देख रहे थे वे आपस में कानों में बातें करने लगे और कहने लगे, अरे यह राजा तो बिल्कुल भी नहीं बदला। राजकुमारी ने आगे बढ़कर राजा से कहा, महाराज, मुझे अफसोस है, मगर अब यह साबित हो गया है कि आपका दिल उतना जवान नहीं है जितना आप सोचते हैं। राजा ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या वास्तव में मैं अब जवान और खूबसूरत नहीं हूँ? राजकुमारी ने तुरंत झपक कर राजा के सामने आईना पेश कर दिया। आईने में राजा को जब वहीं अपनी बुरी शक्ल दिखी तो वह बड़े दुखी लहजे में बोला, तुम ठीक कहती हो, मैं बहुत बुरा हो चुका हूँ। लेकिन आप इतने भी कमजोर नहीं हैं कि मेरी शादी न करा सके। इस पर राजा ने कहा, हाँ हाँ, मैं अभी इंतजाम कर देता हूँ। ये कहकर राजा ने तुरंत राजकुमारी की शादी हमारी उस नन्हे मुन्ने घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी के देश की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कहा, आज हमें यह सारी खुशी उसी जादुई घोड़े की समझदारी की बदौलत मिली है। बकरी के दूध में डुबकी लगाने वाली तरकीब वास्तव में उसने खूब बताई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।